हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहाँ पे हम लोग इन सेपरेट एंटिटीज को समझने वाले हैं। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है। एज यूजुअल डेली लाइफ से रिलेट करते हुए हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट का क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें फॉर्मूलाज इतने टफ नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट यहाँ पे एकदम क्लियर होने चाहिए और उसी की यहाँ पे मैं कोशिश करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक साथ जुड़े रहिएगा पूरे फोकस के साथ में। डेली लाइफ से ही रिलेट करने वाले एग्जांपल्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे। एज यूजुअल वही है, वर्क समझेंगे, एनर्जी समझेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, किस तरह से एनर्जी कंजर्व होती है, पावर का कंसेप्ट क्या बताता है, हमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्क क्या होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वर्क को समझाने के लिए बेटा हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ हो जाती है हमारा फोर्स और दूसरी चीज़ हो जाती है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाया है और फोर्स की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। यानी कि अगर हमें ये बोलना है कि वर्क हुआ है, इफ वर्क इज डन देन देयर शुड बी अ फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर फोर्स नहीं है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम नहीं बोलेंगे कि वर्क हुआ है, और अगर फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो तब भी हम नहीं बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। यानी कि इन दोनों चीजों का होना तो बहुत जरूरी है। चलो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फोर्स है और फोर्स की वजह से उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर कोई दीवार है उस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, अपना पूरा जम से फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन दीवार तो हिलेगी नहीं। ठीक है, इतना ज्यादा ताकत थोड़ा है मेरे में, तो दीवार नहीं हिल रही है यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो घूम रही है सन के अराउंड, राइट। अब अर्थ के ऊपर सन जो फोर्स लगा रही है, अर्थ कहाँ मूव कर रही है, ऐसे 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 मूव कर रही है, ये बीच में सन है। ठीक है, सन की वजह से अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि अगर हमारी जो अर्थ है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, यहाँ फोर्स लग रहा है। ठीक है, उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे फोर्स जीरो है पर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ भी वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से वर्क डन हो जाएगा जीरो। यानी कि जहां डिस्प्लेसमेंट है बच्चे उसी डायरेक्शन में फोर्स हमारा होना जरूरी है, तभी जाके हम ये बोल पाएंगे कि कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। और इजीली हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं। देखो समझो, अगर मुझे वर्क डन बताना है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूं, हमारे पास में दो एंटिटीज हैं, एक F और एक S। S यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बेटा बॉक्स है, इसके ऊपर यहाँ पे मैंने लगाया फोर्स, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो मैं वर्क डन कैसे बताऊंगी, F इंटू एस से मैं बताऊंगी कि इतना वर्क डन हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे सबसे पहले देखो कि जो वर्क डन होता है बच्चे, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इस चीज को याद रखना, ठीक है, इसके पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अब देखो, अगर मुझे बताना है, सपोज ये बॉक्स है, ठीक है, इस पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे वो वाला फोर्स का कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है बच्चे। ये चीज ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला फोर्स। अब इसके अगर मैं दो कंपोनेंट्स बना दूं तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट ये वाला हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो इस वाले फोर्स की वजह से हमारा क्या लग रहा होगा, हमारा वर्क डन हो रहा होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है
तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमें फोर्स देखना है और अगर हम निकालेंगे तो F cos थीटा हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा वर्क डन का, हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है F इंटू एस कॉस थीटा। अगर हमें पता हो, हम लोगों ने देखा है स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तब स्केलर प्रोडक्ट में यहाँ पे कॉस थीटा ही आता है, तो एफ एस कॉस थीटा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसी के ऊपर बेस्ड बेटा वर्क डन के अलग अलग साइंस होते हैं। कैसे होते हैं, डिपेंडेंट ऑन कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। देखो यहां पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट वर्क डन के साइंस हो जाते हैं। अगर कॉस थीटा, अगर हमारा जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री है तो कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 90 से बड़ा है, ठीक है 90 से 180 डिग्री के बीच में है, 90 यहां पे ऐसे लिख देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर ये यहीं पे 90 डिग्री है एग्जैक्टली तो कितना हो जाएगा, 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 टू 90 का मतलब क्या होता है, 0 टू 90 मतलब लेस देन 90 और 0 से लेकर। ठीक है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा होता है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म कर रहा होता है और ये रहा हमारा राइट एंगल। तो इसके हिसाब से हमारे वर्क डन का जो वैल्यू, हमारे वर्क डन का मैग्नीट्यूड है, जो उसका साइन है, वो किस में चला जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या रिस्पेक्टिवली 0 में चला जाता है। अब यहीं पे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे वर्क डन नेगेटिव होता है, जहां पे वर्क डन पॉजिटिव होता है, या फिर जहां पे वर्क डन हमारा 0 हो जाता है। वही हम यहां पे बच्चे समझने वाले हैं। अब सबसे पहले वर्क का बुकिश डेफिनेशन देखते हैं, क्या बोलता है। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, वी कॉल इट फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। किसने वर्क किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब ऑब्जेक्ट पे जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स ने वर्क किया है। ठीक है, फोर्स जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, प्लस तीसरी चीज क्या, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी जाकर हमारा वर्क डन होगा। और हमने एंगल को भी समझ लिया है, कब वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 होगा, उसके अभी हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। इन अदर वर्ड्स, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही बात है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बच्चे, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा खेल हो रहा है। ठीक है, चलो, द SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। अब देखो SI यूनिट क्या है इसकी, बेटा SI यूनिट होती है इसकी जूल, और CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग्स होती है। इनकी जो यूनिट्स हैं, जो वर्क की यूनिट्स हैं, इस पे हम लोग डिटेल में और चर्चा करेंगे। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। अब 1 जूल ऑफ वर्क हम किसे बोलेंगे, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S। होता है कि नहीं होता है। अब F का क्या होता है, यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। यानी कि अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर अगर चला है, तो मैं क्या बोलूंगी, कितना वर्क डन किया है उस फोर्स ने, 1 जूल वर्क डन किया है उस फोर्स ने। यही हमारी डेफिनेशन हो जाती है 1 जूल वर्क की। ठीक है, दिस शुड बी क्लियर। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क में पॉजिटिव वर्क कहाँ आएगा, जहां पे भी cos थीटा का जो वैल्यू होने वाला है हमारा वो पॉजिटिव आएगा। कहाँ आता है, 0 से 90 के बीच में आता है। ठीक है, अब एक्यूट एंगल जहां भी होगा वहां पे हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क हुआ है। अगर हमसे पूछ लिया जाए दैट एट व्हाट एंगल द वर्क डन विल बी मैक्सिमम, तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, ये क्वेश्चन बेटा पहले भी आया है। cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0 डिग्री पे, यानी कि अगर ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इन दिस केस द वर्क डन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और अगर एक्यूट एंगल कहीं भी हो रहा है,
अगर फोर्स का डायरेक्शन सपोज चलो दूसरा एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। अगर ये कोई एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल एक इंसान, ये रहा इंसान, इस इंसान ने इस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, ऊपर की तरफ इसने लगाया है फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाया और ये गई इतना ऊपर तक, एस डिस्प्लेसमेंट अगर इसने किया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो रहा है, 0 डिग्री एंगल हो रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि इस आदमी के थ्रू जो वर्क डन हुआ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी F डॉट S, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय दिस बॉय। अब इसी कंडीशन में अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितना वर्क किया है ग्रेविटेशनल फोर्स ने, ठीक है, ये फोर्स तो हमारा इस लड़के ने लगाया है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने यहाँ पे कितना काम किया है, तो बेटा खेल यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ये बॉल है, ये ऊपर गई, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे अगर हम देखते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री है कि नहीं है, और 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, यानी कि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू मेरी कितनी होने वाली है, वर्क डन की वैल्यू होने वाली है -mg इनटू ये जो डिस्टेंस था ये कितना हो जाएगा, सपोज s डिस्टेंस है तो -mgs यहाँ पे इसका वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन भी हम लोगों ने देख लिया। क्या ये चीज क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, cos थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है, 0 डिग्री पे होता है, और कितना होता है 1 हो जाएगा। वहीं अगर 180 डिग्री की मैं बात करूं, अपोजिट अगर हो रहा है डायरेक्शन, ठीक है, तो कितना हो रहा है, एंगल 180 डिग्री हो रहा है, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -mgs आ जाएगी। अब इस बात को यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों सेम केसेस हैं, ठीक है, दोनों में बॉल को ऊपर उछाला जा रहा है, फर्क कहाँ आ रहा है, हमसे ये पूछा है कि वर्क डन किया किसने है। अगर वर्क डन उस लड़के ने किया है जिसने बॉल उछाली है, तो उसने तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, तो पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अगर वर्क डन हमने पूछा थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, तो वो तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो रहा है, एंगल 180 डिग्री, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, ये चीज हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव वर्क यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री तक अगर हम जाते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है, ठीक है, इसीलिए हमारा यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल तो हम लोगों ने देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर जाती हुई बॉल पे लगा रही है, एक वो एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लग रहा है, और पीछे की तरफ अगर मैं यहाँ पे पूछती हूँ वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है, जो हम लोगों ने ये धक्का दिया है, इस फोर्स की वजह से वर्क डन तो पॉजिटिव है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बेटा नेगेटिव में, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू, और वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक कार की बात करो कि एक कार अगर चल रही है, तो इंजन क्या कर रहा है, इंजन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसी डायरेक्शन में कार मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं, तो ब्रेक्स पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, अगर कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ब्रेक्स पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं कि भैया रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स कर रहे हैं, वो कौन सा वर्क डन कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव वर्क डन कर रहे होते हैं, जो हमारे कार के ब्रेक्स होते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारा एक बड़ा सा रोलर है, ठीक है, वो रोलर आगे की तरफ रोल करता हुआ जा रहा है, मुझे उसको रोकना है, तो मैंने पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगाया कि भैया रुक जा,
इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, रोलर कहाँ मूव करता जा रहा है, आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, मैंने उसको पीछे की तरफ खींच के उसके ऊपर फोर्स लगाया जिससे वो रुक जाए। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से 180 डिग्री के बीच का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ऐसे केस में हमारा वर्क डन फिर से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दिस शुड बी क्लियर। एंगल याद रखना, cos थीटा का जो भी यार अपन का वो होता है साइन, उसी के बेसिस पे हमारा वर्क डन का साइन हो जाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब देखो जीरो वर्क कहाँ हो रहा है, ये रही दीवार, ठीक है, और ये रही मैं। ठीक है, मैंने इस दीवार के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन ये दीवार तो तस से मस नहीं हुई, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो था, तो यहाँ पे वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये केस हो जाता है। एक वो केस हो जाता है जहां मैंने बताया था कि जो फोर्स है वो हमारा जीरो है उस डायरेक्शन में जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जो मैंने ये बताया था, ये सन का एग्जाम्पल और ये अर्थ का एग्जाम्पल, अर्थ यहाँ पे गोल गोल घूम रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है अगर हमारा, तो यहाँ पे भी वर्क डन कितना हो रहा था, जीरो हो रहा था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो कोई फोर्स था ही नहीं ना बच्चे। देखो, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री ही एंगल बन रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ cos थीटा की, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो जहाँ पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो लगने वाला फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। दिस शुड बी क्लियर। ठीक है, अब इसको एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आ जाता है, वाई आर वी पेइंग अ कूली, या फिर जो पोर्टर होता है, ठीक है, जो सामान हमारे रेलवे स्टेशन पे रखवाने में मदद करता है, उसको हम पे क्यों करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों आया कि पे क्यों करते हैं। सपोज ये रहा हमारा कूली, ठीक है, उसने अपने सर पे उठा रखा है लगेज, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स देखो कौन सा हमें दिख रहा है काम करता हुआ, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, वेयर m इज द मास ऑफ द लगेज, ठीक है, उसी की वजह से ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा r, और ये कूली इस डायरेक्शन में चल रहा है, s डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब अभी मैम आपने बताया था कि अगर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो हमारा cos थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वर्क डन देयरफॉर विल बी जीरो, यानी कि हमारा कूली तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, फिर हम उसे पैसे क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग ने क्या किया, आधा लेक्चर यहाँ तक का देखा और तुम लोग गए रेलवे स्टेशन, तुम लोगों ने अपना सामान वगैरह उठवाया और कूली को बोला हम तुम्हें नहीं दे रहे पैसे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वर्क डन तो जीरो है, हम तो पढ़कर आए हैं। कूली ना तुम्हें उल्टे हाथ का थप्पड़ लगाएगा, बोलेगा तुम तो आधा लेक्चर देखकर आए हो, मैं पूरा लेक्चर देखकर आया हूँ आगे, क्योंकि उसने ये भी सुना था कि यहाँ पे बेटा एक और दूसरी फोर्स भी काम कर रही है। अगर जब भी कोई चल रहा होता है तब वो पीछे की तरफ ग्राउंड पे एक फोर्स लगाता है, पीछे की तरफ हम धक्का देते हैं ना अपने पैर से, तो ग्राउंड हमें आगे की तरफ धक्का देता है। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद आया कि नहीं आया, है ना, एक्शन और रिएक्शन इसी तरह से हम चल रहे होते हैं। तो इस कूली ने पीछे की तरफ पैर से फोर्स लगाया होगा कुछ ना कुछ F, उसी का इक्विवेलेंट रिएक्शन आया आगे की तरफ F, और आगे की तरफ ही हो रहा था हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे तो वर्क डन बच्चे हो गया ना F डॉट S, हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि कूली कुछ ना कुछ काम तो बेटा कर रहा है, उसी के पैसे ले रहा है, मेहनत के एवं ही पैसे नहीं ले रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कूली कहाँ काम कर रहा होता है, तो वो चल रहा है ना, पैर को धक्का लगा के, जमीन को धक्का लगा के पैर से, और जमीन आगे की तरफ उसको वापस रिएक्शन दे रही है, और उसी में उसका हो रहा है वर्क डन। तो बेटा यहाँ पे वर्क डन हमारा किस वजह से हो रहा है, इसको हम याद रखेंगे, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस इज क्लियर। चलो, अब फोर्स एट एन एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट, ये हम समझ ही चुके हैं कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है हम उसको देखेंगे, और फिर वो एफ एस कॉस थीटा हो जाता है, ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं।
ठीक है, दिस वॉज ऑलरेडी क्लियर। अब देखो, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एफ एस कर्व, मैंने क्या बताया है तुम लोगों को ग्राफ्स में? जब हम ग्राफ की बात करते हैं, अगर कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन में होती है तो ग्राफ के थ्रू वो कैसे बताई जाती है, पहले भी बता चुकी हूं, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया under the graph will give me the work done in this situation। अगर ये F है और ये रहा S और ये रहा हमारा डायग्राम, तो इसके अंदर का ये जो एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा वर्क डन। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर हमारा कंसेप्ट था ग्राफ्स में, मैंने पहले भी बताया था। अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है तो एरिया अंडर द ग्राफ हमें उनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दे रहा होता है। एफ एस कर्व की भी अगर हम बात करते हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ इज गोइंग टू गिव अस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बच्चे। ठीक है, दिस शुड बी वेरी क्लियर। अब एक नई चीज आती है हमारे पास में, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये क्या होती हैं? तो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। अपॉन द पाथ फॉलोड, अभी समझाती हूं कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। And non-conservative forces are those forces बच्चा which are dependent upon the path. Dependent upon the path being followed. ठीक है, क्या मतलब है इसका, एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे कॉमन, सबसे फेमस एग्जाम्पल हमारा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पे देखो किस तरह से मैं ये प्रूव करूंगी कि ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई एक बॉल है, ठीक है, जिसको मैं यहां से यहां ले जाऊंगी और यहां से यहां ले जाऊंगी, ठीक है, दोनों के पाथ अलग अलग हैं, एक इस पाथ को फॉलो करेगी और एक इस पाथ को फॉलो करेगी, ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर तक ले जाने में वेयर दिस हाइट इज h, द मास ऑफ द बॉल इज m, तो ये कितना वर्क डन फॉलो कर रहे हैं ये हम लोग यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि ये फोर्स किस तरह से कंजर्वेटिव होने वाली है बच्चे। ठीक है, लेट्स सी दिस। केस 1 की अगर हम बात करते हैं, देखो ये रहा ना हमारा ट्रायंगल, इसको हम नेम कर देते हैं ABC। ठीक है, अब केस 1 जहां पे हम लोगों को ये बॉल को यहां से यहां पे लेकर जाना है, ठीक है, दिस इज h हाइट। अब इसका मास कितना है, m है, तो इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F डॉट S हो जाएगी, यानी कि mg इंटू कितना हो जाएगा, s h हाइट हो जाएगी। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे केस 2 की। ठीक है, जहां पे हम लोगों को बॉल को यहां से यहां लेकर जाना है, ये रही हमारी बॉल, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg, दिस इज द एंगल थीटा। तो अगर इसके दो कंपोनेंट्स में फोर्स के बनाऊं तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। ठीक है, तो mg sin थीटा के अगेंस्ट वर्क करते करते हमें इसको h हाइट पे, इस हाइट पे लेकर जाना है या फिर ac हाइट पे लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वर्क डन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा f डॉट s, यानी कि mg sin थीटा इनटू s, कितना डिस्टेंस है, ac डिस्टेंस है। ठीक है, अब साइन थीटा की अगर मैं बात करती हूं तो वो कैसे लिख सकते हैं, mg साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, ab हाइट
अपॉन AC, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा इंटू AC, तो AC से AC कैंसिल, ये आ जाता है mg इंटू AB, कितनी हाइट है, h हाइट है, तो यहाँ पे भी कितना वर्क डन हो जाता है, mg h वर्क डन हो जाता है। केस 1 और केस 2 में हमारे वर्क डन की जो वैल्यू है वो एकदम सेम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बॉल को ले जाओ या यहाँ से यहाँ तक बॉल को ले जाओ, पाथ के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कितना हम लोगों को फोर्स, कितना हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। इट इज नॉट बीइंग डिपेंडेंट अपॉन द पाथ, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये मतलब होता है हमारे कंजर्वेटिव फोर्स का, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बीइंग फॉलोड। और क्या एग्जांपल्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे भी किसके एग्जांपल्स हो जाते हैं। और जो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस के। अगर यहीं पे मैं बात करती हूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो देखो अगर ये बॉल है या फिर चलो एक ब्लॉक कंसिडर करो, ठीक है, उसको मुझे यहाँ से लेकर जाना है यहाँ तक, और यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ लेकर जाना होगा और अगर मैं ये पाथ फॉलो करूँ, ठीक है, अगर मैं ये पाथ फॉलो करूं तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स को कवर करके यहाँ तक ले जा पाऊंगी मैं, और यहाँ पे अगर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करूंगी तो मुझे कम टाइम के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को कवर करना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे पाथ के ऊपर डिपेंडेंस है बच्चे, यहाँ पे जितना लंबा पाथ होगा उतना देर तक हमें फ्रिक्शनल फोर्स से लड़के डिस्प्लेसमेंट करना है। तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। टेंशन जो होता है, जो रोप में टेंशन होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप ये डिफरेंस एकदम क्लियर होगा आप लोगों के दिमाग में। चलो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अब हम समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है। अगर कोई भी फोर्स जरा सा भी वर्क डन कर रही है, ठीक है, अगर वर्क कर रही है तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी की वजह से ही तो वो काम कर पा रही है, जिससे थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है। यानी कि जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो कहाँ से आ रही है, एनर्जी है, इसलिए वो कैपेसिटी है। देयरफॉर एनर्जी स्टेट्स दैट इट इज द capability to do the work. The capability to do the work done is basically our energy which is stored in a body. अगर किसी बॉडी के ऊपर वर्क हो रहा है यानी कि उसमें एनर्जी आ रही है, किस तरह से ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। चलो, इन अदर वर्ड्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, ठीक है, अगर कोई भी फोर्स कुछ भी काम कर रही है तो उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी उस काम को करने में, और हमेशा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये भी हम लोग अभी समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, ठीक है। बोथ आर इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, अगर एनर्जी है किसी भी फोर्स में, ठीक है, उसने थोड़ा भी काम किया, अगर सपोज एक लड़का है उसको एक धक्का देना है एक बॉक्स को, ठीक है, उसमें एनर्जी थी कुछ ना कुछ मस्कुलर एनर्जी होगी जिसकी वजह से उसने काम किया, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई उस बॉक्स को काम करवाने में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बॉक्स की बात करते हैं, उसके ऊपर काम हुआ है, यानी कि वो पहले स्टैटिक था, बाद में वो मूव करने लगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगेन लाइक द वर्क डन, एनर्जी भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी भी यूनिट जूल है और सीजीएस यूनिट इसकी भी अर्ग होती है, ठीक है। वर्क डन कैन बी चेंज इनटू न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जब भी हम वर्क डन करते हैं, बॉडी के ऊपर वर्क डन अगर करते हैं, एनर्जी जो होती है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं। मेजरली जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा वो होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से डील करने वाले हैं, और मैकेनिकल एनर्जी बच्चे दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी
और एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब इन्हीं दोनों एनर्जीज को सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। बेटा अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इस चीज को ध्यान रखना। पहली ही लाइन हमें बता रही है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी possessed by a body by virtue of its state of motion। अगर कोई m मास का बॉल है, अगर वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके पास में उसके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये रही हमारी बॉल जिसका मास है m, v वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा, हाफ mv²। ये होगा उसके पास में काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इट हैज एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एज इट डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनिन व्हिच मींस मोशन। काइनेटिक एनर्जी ये वर्ड कहां से आया है, एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा ग्रीक वर्ड, काइनिन से आया है, जिसका मतलब ही होता है मोशन। यानी कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास में कौन सी एनर्जी है, कौन से टाइप की एनर्जी है, तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी। हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन। कोई भी बॉडी इन मोशन है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है, मोशन ही नहीं है बॉडी में, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जीरो, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है, इस चीज को समझो। अगर पहले इनिशियली कोई बॉडी है जो u वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ mv²। बाद में इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन किया, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो सपोज बढ़ गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ mv² हो जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बोलती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to the amount of work done on it। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। इसके ऊपर जितना भी काम किया गया है, वर्क डन यानी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, तो जितना चेंज इसमें काइनेटिक एनर्जी में आया है वो किसकी वजह से आया है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उस बॉडी के ऊपर काम किया गया है, वर्क किया गया है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई है, जो कि अब हो गई है हाफ mv²। तो जितना भी चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वर्क डन के इक्वल होगा। और यही हमें कौन बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है। आई होप दिस इज क्लियर। काइनेटिक एनर्जी को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग समझने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी में क्या समझा था कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी पजेस्ड होगी, काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड होगी। यही अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बच्चे, तो पोटेंशियल एनर्जी दो रीजंस की वजह से हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, and secondly due to configuration। कैसे हो सकती है पोजीशन की, अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो पोजीशन में हम लोग रिलेटिव किसके रिलेटिव लेते हैं, ग्राउंड के रिलेटिव लेते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड से अगर एट अ सर्टेन हाइट h, ठीक है, अगर मैं इस बॉडी को यहाँ पे ले जाऊं तो जो वर्क इसमें मैंने किया है इस बॉडी को यहाँ से ऊपर तक h हाइट तक ले जाने में, तो वो उसमें एज सम एनर्जी स्टोर होगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। कितना वर्क डन होगा, नीचे mg फोर्स लग रहा था, हाइट कितनी है, h है, यानी कि F.S तो हो जाएगा mgh। mgh मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है, जहां पे पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी पजेस्ड है। मैंने कुछ ना कुछ अगर वर्क डन किया है इस बॉल को यहां से लेकर इस हाइट तक ले जाने में, तो वो जो वर्क डन है वो इसमें एज एनर्जी स्टोर होगा। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोजीशन की वजह से हमारा आ जाता है। दूसरा, इट कम्स
फॉर्म्स ड्यू टू कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन की वजह से कैसे? सपोज हमारा बो एंड एरो होता है ना, तीर कमान। अब तीर कमान को हमें उसको ऐसे पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। नॉर्मली अगर उससे तीर चलाओगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हमें उसका कन्फिगरेशन चेंज करना पड़ता है। कन्फिगरेशन चेंज कर रहे हैं यानी कि हम उसमें वर्क कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग में जो वर्क स्टोर हो रहा है उसका कन्फिगरेशन चेंज करने में। और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि अगर कन्फिगरेशन में चेंज है तब भी वो किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और इसको हमने तीर कमान को ऐसे खींचा हमने, ठीक है, उसका कन्फिगरेशन चेंज किया और फिर छोड़ा तीर, तो वो तीर फिर मोशन में जा रहा है। यानी कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यानी कि कन्फिगरेशन का मतलब भी समझ लिया। इसी तरह से अगर हम इस स्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग है, इस पे एक मास इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है m, ठीक है, तो अगर मैं इस स्प्रिंग को इस तरह से दबाती हूँ, ठीक है, तो स्प्रिंग वापस इस तरह से खुल के फोर्स लगाती है कि नहीं लगाती है? तो जो स्प्रिंग को दबाने में जो वर्क डन किया है वो भी उसके कन्फिगरेशन को चेंज करने के लिए उसमें किया है हम लोगों ने। तो वो उसमें एज एनर्जी स्टोर होगा। कौन सी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा है? पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म्स में आ सकती है। एक पोजीशन की वजह से आ सकती है, दूसरा कन्फिगरेशन में चेंज की वजह से आ सकती है। कन्फिगरेशन में चेंज में हम लोगों ने किसका एग्जांपल समझा? बो एंड एरो का एग्जांपल समझा, और दूसरा स्प्रिंग का एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं क्या बोलना चाहता है ये हमसे। इट स्टेट्स दैट एनर्जी possessed by a body by virtue of its position और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि उसका शेप, उसका कन्फिगरेशन, ठीक है। बाय पोजिशन, व्हेन अ बॉडी हैज अ सर्टेन पोजिशन इट हैज एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन। अब देखो, बाय ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इफ अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग होल्डिंग एनर्जी ड्यू टू इट्स कन्फिगरेशन द एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से खींचा था ना कमान को, तो क्या हुआ था? उसका कन्फिगरेशन चेंज हुआ था, उसमें एनर्जी स्टोर हुई थी और उसको छोड़ा एकदम से। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये अब वी कंसीडर ग्राउंड टू बी द जीरो लेवल सो दैट द पोटेंशियल ग्राउंड इज जीरो। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताया था जब पोजीशन की बात कर रहे थे तब रिलेटिव बात करते हैं हम लोग। अगर इतना ऊपर किसी चीज को उठाया है तो किससे रिलेटिव उठाया है इतना ऊपर? तो हम लोग कंसिडर करते हैं ग्राउंड से, और ग्राउंड का एच हम कितना मानते हैं? जीरो मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिलेटिव बात करते हैं। यहाँ पे ग्राउंड को हम जीरो लेवल कंसिडर करते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, यानी कि ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी बॉल को मुझे इस हाइट पे लेकर जाना है तो भले वो मैं इस हाइट से लेकर जाऊँ, यहाँ एक सेकेंड, भले मैं उसको यहाँ से ऐसे लेकर जाऊँ, अरे बाप रे बन ही नहीं रहा, यहाँ से लेकर जाऊँ या फिर यहाँ से लेकर जाऊँ, हर तरह से अगर मैं लेकर जाऊँ तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितना स्टोर्ड होगा? mgh ही स्टोर्ड होगा। फॉर्मूला क्या लिख रखा है यहाँ पे? ड्यू टू पोजीशन mgh, जहाँ पे m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट जहाँ तक हम उसको लेकर गए हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड ड्यू टू द पोजिशन इट इज होल्डिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं कन्फिगरेशन की वजह से, तो देखो आर्चर वाला ही एग्जांपल सबसे पहले हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। व्हेन एन आर्चर पुल्स अ स्ट्रिंग द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बो। ठीक है, और हमेशा एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इसको अभी हम लोग समझेंगे कि हमेशा अगर एक एनर्जी खर्च हो रही है तो वो हमेशा दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे हम लोगों ने खींचा है, इसको स्ट्रिंग को खींचा, ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जैसे ही छोड़ेंगे वैसे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। एन इन्फ्लेटेड बैलून स्टोर्स अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर ये बैलून है तो ये इन्फ्लेटेड है, तो इसमें भी कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंग, अ कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं कि ड्यू टू कन्फिगरेशन हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिगरेशन स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, अगर ये स्प्रिंग है और इसको अगर मैंने कंप्रेस किया है इतना,
जहां पे x डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे बताते हैं? U से बताते हैं। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे के क्या है? के हमारा एक नया टर्म यहां पे आ जाता है जो कि हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और x कितना है? x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जितना हम लोगों ने स्प्रिंग को दबाकर किया है। अब जिसके पास भी ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, उसका मतलब है कि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है, उतनी ज्यादा स्टिफनेस होती है स्प्रिंग की, ठीक है। जितनी ज्यादा कठोर स्प्रिंग होगी, इस फॉर्म में तुम लोग समझो, जितनी ज्यादा कठोर स्प्रिंग होगी उतना ज्यादा उसमें हम लोग ऐसे वर्क डन करेंगे, ठीक है। वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। किस एनर्जी के फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वो उतना ही तेज वापस रिकॉइल करेगा। दो स्प्रिंग्स के एग्जांपल ले लो, एक थोड़ी लाइट स्प्रिंग का एग्जांपल ले लो, ठीक है, और एक थोड़ी सी बहुत स्टिफ स्प्रिंग है, तुम लोग उसका एग्जांपल ले लो। तो स्टिफ स्प्रिंग को जब तुम लोग दबाओगे तब वो ज्यादा फोर्स से आएगी ना वापस, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे तुम लोगों ने दो चीजें समझ ली हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? mgh हो जाता है। यहाँ पे अगर हम ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं, स्प्रिंग की बात करते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग याद रखेंगे। चलो अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमें बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई भी एनर्जी किसी भी चीज को, किसी भी वर्क डन को करने में यूज हो रही है, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो जाएगी, कभी भी एकदम से वैनिश नहीं हो जाएगी, बल्कि वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही हो रही होगी, ठीक है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एकदम से कहीं से एनर्जी आ नहीं जाएगी, दूसरे फॉर्म में मौजूद होगी, वही कन्वर्ट हुई होगी इस फॉर्म में जो हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे नेचर का। इन अदर वर्ड्स, टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट एंड डिवाइडेड इन मेनी फॉर्म्स व्हिच आर इंटरचेंजेबली कनेक्टेड विद वर्क डन। यानी कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है उसमें जितनी भी एनर्जी है उसका अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है। वो ना तो बन रही है ना तो बिगड़ रही है, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वर्क डन से कनेक्टेड रहती है। अगर हमने वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर किया तो उसमें हम लोगों ने एनर्जी डाल दी, या फिर हम लोगों ने अगर वर्क डन किसी बॉडी से करवाया है तो हम लोगों ने उससे एनर्जी निकाल के वर्क डन में यूज किया है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं वर्क डन और एनर्जी के कॉम्बिनेशन को। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये लड़का है, ठीक है, ये लड़की, सपोज ये मैं ही समझ लो, ठीक है, अगर मैं साइकिल चला रही हूं तो जो मेरे पैरों के जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। साइकिल चल रही है किसकी वजह से? मेरे जो मसल्स की एनर्जी थी उसकी वजह से चल रही है। तो ये राइडिंग अ बाइसिकल में ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अगर हम खाना खाने की बात करते हैं तो जो हम खाना खाते हैं तो केमिकल जो एनर्जी होती है जो हमारे अंदर सेल्स के अंदर स्टोर होती है वो अल्टीमेटली थर्मल एनर्जी, यानी कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में, और मैकेनिकल एनर्जी हम जो भी काम करते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है। उसी की जगह अगर हम बर्निंग ऑफ कोल की बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। इसी तरह से वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द अदर। अगर तुम लोग बल्ब की बात करो सपोज, ठीक है, तो उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वो इनटू हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, और हीट एनर्जी की वजह से अल्टीमेटली टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है, ठीक है, यानी कि लाइट एनर्जी ये भी हो गया। तो इसी तरीके से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बेटा कन्वर्ट हो रही होती है। एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड ही रहती है, इस बात को समझना जरूरी है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आ जाती है? एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। एक एग्जांपल बताऊं, सपोज यहाँ पे कोई हमारा एक वाटर रिजर्वॉयर है, ठीक है, तो वाटर रिजर्वॉयर एक हाइट पे मौजूद है, एक h हाइट पे मौजूद है, यानी कि इसके अंदर जो पानी मौजूद होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू पोजीशन। कितनी स्टोर होगी? mgh, where m is the mass of what? of the water stored there, ठीक है, g is the acceleration due to gravity and h is the height जहाँ पे ये मौजूद है। अब यहाँ से अगर मैं पानी को गिराती हूँ, इस टरबाइन के ऊपर चलाती हूँ,
ठीक है। तो ये जो पानी यहाँ पे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये पानी इसके ऊपर गिरेगा और ये चलेगी और अल्टीमेटली इसके चलने की वजह से हम लोग फिर एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं तो अपना काम निकलवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर यहाँ पे कोई बॉल मौजूद है, इस दीवार के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, इसकी हाइट h है, तो इस बॉल के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर ये बॉल नीचे गिरती है तो इस बॉल में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, क्योंकि अब इस बॉल के अंदर कोई मोशन हो गई है, v वेलोसिटी से नीचे गिर रही होगी और मोशन है तो फिर कौन सी एनर्जी मौजूद होगी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। दिस शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने अभी तुम लोगों को बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, वर्क और एनर्जी हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पावर की। तो यहाँ पे बच्चे पावर का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग डे टू डे टर्म्स में बात करें तो किसी में ज़्यादा पावर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी उस काम को कर सकता है। कितना ज़्यादा किसी चीज़ में पावर है, कितना इजीली, कितना जल्दी वो किसी भी काम को कर पा रहा है, उसको हम लेमन टर्म्स में पावर बोलते हैं ना। वहीं से आती है इसकी डेफिनेशन। ये देखो, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कौन कितना जल्दी कितने कम टाइम में कोई गिवन वर्क डन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पावर। अगर कोई इंसान है, अगर उसे कोई वर्क करना है, सपोज उसने कर लिया 5 घंटे में, दूसरे इंसान ने उसी सेम काम को 3 घंटे में कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, दूसरे वाले इंसान के पास में ज्यादा पावर है, उसने जल्दी काम कर लिया। तो वर्क डन जो रेट होता है वर्क डन का, वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। किसी काम को कितनी जल्दी किया जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर चीज की पावर बोलते हैं। और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर कोई किसी भी काम को ज्यादा जल्दी कर पा रहा है तो किस डायरेक्शन में जल्दी कर पा रहा है ऐसा नहीं बोलते हम, कितना जल्दी कर पा रहा है इन इटसेल्फ इज पावर, ठीक है। ये चीज हमें समझनी जरूरी है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, और दूसरी यूनिट, एक और यूनिट आती है हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। इसको हम कमर्शियल पर्पसेस में यूज करते हैं जब हम लोगों को ज्यादा पावर का जरूरत होता है, जब हम लोग बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कितना हॉर्स पावर की मशीन है, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, 746 वॉट मेक्स 1 हॉर्स पावर, एंड दिस शुड बी रिमेंबर्ड। What is the formula of power? क्या होता है फॉर्मूला ऑफ पावर, यानी वर्क डन कितना जल्दी कर लिया, वर्क डन पर यूनिट टाइम कितना किया है, उसी को हम पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, वर्क डन अपॉन टाइम। एंड वर्क डन क्या है हमारा, वर्क एनर्जी थ्योरम से आया था, याद है, चेंज इन एनर्जी ही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। हमने जितना भी वर्क किया है उसकी एनर्जी को चेंज करने में पर यूनिट टाइम वो हमारा हो जाता है पावर। तो चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो पावर and work done per unit time is also power, ठीक है। this should be clear. नाउ कमर्शियल यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं कि हम एनर्जी की कमर्शियल यूनिट्स कौन कौन सी यूज करते हैं, तो ये देखो, सबसे पहले आ जाती है हमारी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर हमारी कहाँ से आई है, देखो, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम, ये हम लोगों ने देखा था। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। P का कितना यूनिट होता है, वॉट होता है, T का कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसी को अगर मैं किलोवाट में लिखूं और इसको अगर मैं आर में लिखूं तो किलोवाट आर हमारा हो जाता है यूनिट, और ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ होती है। कहाँ से आई है, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600, ठीक है। इनटू किलो का मतलब होता है 1000, मल्टीप्लाई करोगे उतना आने वाला है, ठीक है। एसआई यूनिट एनर्जी की कितनी होती है, जूल होती है। सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, पहले भी बताया था। एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, 10⁻⁻7 जूल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं हीट एनर्जी की बात करती हूं तो उसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, कैलोरी होती है। एंड 1
calorie is equals to 4.186 joule. This is to be remembered. And nuclear energy की अगर हम बात करते हैं तब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहे होते हैं, and 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joule. बेटा ये सारे जो यूनिट्स हैं इनको हम अच्छी तरह से याद रखेंगे. This is quite important because this is being used in the commercial field. ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में हम लोग इन्हीं यूनिट्स को यूज कर रहे होते हैं एट अ कमर्शियल लेवल. जो एसआई यूनिट्स वगैरह हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन कमर्शियल यूनिट्स को भी याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कमर्शियल यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है. चलो, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है वो हमें कौन सा फॉर्मूला बताता है. तो वो हमें बताता है ये, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. ठीक है, where p is the momentum, m is the mass of the body and kinetic energy is what, जो एनर्जी उसमें मोशन की वजह से स्टोर्ड है. मोमेंटम का अगर तुम लोगों को डेफिनेशन याद हो तो मैंने बताया था, अगर m मास का बॉडी है, v वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि उसके उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम स्टोर्ड होगा. तो ये हम लोग याद रखेंगे. यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से तुम लोगों से पूछ लिया जाएगा, अगर कोई बॉडी है उसका मोमेंटम अगर हम लोगों ने कर दिया है, सपोज काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोगों ने कर दिया डबल, तो उसके मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, मोमेंटम किस तरह बदलेगा, किससे बताएंगे, इस फॉर्मूला से बताएंगे. अपोजिट पूछ लिया, मोमेंटम 4 टाइम्स कर दिया या 2 टाइम्स कर दिया, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कहाँ से बताएंगे, सीधे सीधे इस फॉर्मूला से बताएंगे. और बेटा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना. अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी. तो देखो, हम लोग वर्क डन का क्या फॉर्मूला लिखते हैं, F.S लिखते हैं. ठीक है, अब दोनों तरफ मैं T से डिवाइड कर देती हूँ. तो वर्क डन पर यूनिट टाइम कितना होता है, पावर होता है, और S अपॉन T चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कितना होता है, वेलोसिटी. देयरफॉर एक नया फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास में निकल कर आ रहा है पावर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में. P इज इक्वल्स टू F.V. अगर कोई पर्टिकुलर एंगल मौजूद होगा तो हम क्या बोल देंगे, FV cos थीटा. डॉट प्रोडक्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है. याद रखेंगे कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो ये दोनों रिलेशंस हमारे बहुत ज़रूरी हैं. एक तो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम जिसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं पहले, और एक ये रिलेशन हमारा P इज इक्वल्स टू F.V. इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम याद रखेंगे बच्चा. अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितना हमसे बन पा रहा है, कितना नहीं बन पा रहा है. पहला क्वेश्चन, द वर्क डन बाय अ वेट ऑफ 1 kg मास. लिखते जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो भी है लिखते जाओ. 1 kg मास, ठीक है, वर्क डन बाय अ वेट ऑफ 1 kg मास व्हेन इट मूव्स अप थ्रू 1 मीटर. हाइट 1 मीटर से ये मूव किया है. कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हाइट 1 मीटर से हम लोगों ने मूव किया है, तो इसमें वर्क डन कितना होगा. अब मैंने बताया है पोजीशन बदल रही है, तो हम लोग उस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा जिसका फॉर्मूला mgh होता है. ठीक है, और हमारा एक और तरीका क्या था, F.S से भी हम निकालेंगे. तो F.S में F क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, S क्या हो जाएगा, h हो जाएगा. तो इन दोनों से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है mgh. अब एक चीज यहाँ पे जो समझने वाली है कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन है, यानी कि यहाँ पे हमें साइन का ध्यान रखना है. नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, कितना, mg फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, यानी कि वर्क डन कितना आएगा, नेगेटिव में आएगा. ये तो हमें पता है 180 डिग्री एंगल है, कॉस थीटा 180 में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना वर्क डन हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच, 1 इंटू 1 इंटू 10, यानी कि 10 हमारा आंसर आएगा. वो भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है ना बच्चे. दिस शुड बी क्लियर. इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. मूविंग टुवर्ड्स द next question. A person pulls a body on a horizontal surface by applying a force of 5 Newton at an angle of 30 degree with the horizontal. Find the work done by this force and displacing the body through 2 meter. यहाँ पे हमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, वो पहले लिखना और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चे. बहुत ईजी है, सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है.
जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको पहले मेंशन करो और आंसर निकालो इसका। देखो क्या क्या हमें दिया हुआ है, एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स का एंगल कितना है 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है हमें विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फोर्स कितना दिया हुआ है हमें, डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू 2 मीटर, ठीक है। एस का वैल्यू हो जाता है 2 मीटर, फोर्स का वैल्यू हो जाता है 5 न्यूटन। तो वर्क डन कितना हो जाता है, एफ एस कॉस थीटा हो जाता है, एफ कितना 5 इंटू 2 इंटू कॉस 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, 5 इंटू 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5√3 हमारा इसका आंसर आ जाता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज 5√3। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब इसका आंसर बताओ, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम वर्क। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था लेक्चर के टाइम पे, कितना होना चाहिए मैक्सिमम वर्क के लिए। वेरी इजी, क्या हमारा साइन होता है वर्क का या फिर कितना मैग्नीट्यूड है वो कॉस थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम का मतलब 1 जहां पे वैल्यू होगी और वो होती है जब थीटा हमारा कितना हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है, तब हमारा कितना हो जाएगा वर्क एफ एस हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री पे हमारा मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा। इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ओके, चलो गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग पजेसेस, तो यहाँ पे हम लोग एक स्प्रिंग की बात कर रहे हैं और एक स्प्रिंग को हम लोगों ने स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है। अब इसको अगर स्ट्रेच कर दिया है यानी कि इसका कन्फिग्रेशन बदला है, और अगर कन्फिग्रेशन बदला है तो जो वर्क किया है इसका कन्फिग्रेशन बदलने में वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वी आर कॉलिंग इट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ऑल दिस हैज बीन ऑलरेडी टोल्ड टू यू, दिस शुड बी क्लियर। Okay, moving towards the next question. A locomotive exerts a force of 7,500 Newton. ठीक है, फोर्स कितना दिया हुआ है 7,500 न्यूटन एंड पुल्स द ट्रेन बाय 1.5 किलोमीटर्स, यानी कि 1500 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया ना। वर्क डन बाय द लोकोमोटिव इन मेगा जूल इज, वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है यार, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना है, ठीक है। आंसर निकालो इसका और बताओ मुझे कितना होना चाहिए इसका आंसर। सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बस कैलकुलेशन वाली बात है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि मेगा जूल में हम लोगों को निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.25 मेगा जूल। सिंपल मल्टीप्लिकेशन था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, वही हमें यहाँ पे लगाना था। एज सिंपल एज दैट, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स अ टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन, यानी कि फोर्स यहाँ पे कितना है हमारे पास में 4500 न्यूटन हमारे पास में फोर्स है। एंड होइस्टिंग अ केबल एंड रील्स इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकेंड की। अब देखो बच्चा, अगर लैंग्वेज को समझने में कभी भी हमें दिक्कत आती है तो हम लोग यूनिट देख लेंगे, मीटर पर सेकेंड यानी कि वेलोसिटी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रिक मोटर ने एक टेंशन क्रिएट किया और वो किस वेलोसिटी से रील किया, वो हमें वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है। अब पावर ऑफ द मोटर हमें निकालना है, तो पावर कितनी होगी इसको सोचो एक बार। मैंने रिलेशन बता ही दिया था कि पावर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ही खेल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, नहीं बताना चाहिए था। कितना हो जाना चाहिए इसका आंसर,
तो बेटा 4500 इंटू 2 ही करेंगे ना, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी था, बताया था किस तरह से ये रिलेशन निकाला था, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एच होता है अपॉन टी हम लोगों ने किया था। तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई थी, एफ डॉट वी आ गई थी, यही हमें यहाँ पे करना है। 4500 इंटू 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, यानी कि 9 किलो वॉट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेकंड रिप्रेजेंट्स द यूनिट ऑफ। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों से इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट सेकंड, ठीक है, ऑल्दो ये मैंने बता दिया है, पर इस तरह के क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं। व्हाट किसकी यूनिट थी, पावर की यूनिट थी। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट होती है। पावर इनटू टाइम क्या होता है, ये हम सबको पता है, ये होता है हमारा चेंज इन एनर्जी, या फिर जिसको हम वर्क डन भी बोल सकते हैं। पावर का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम बोल सकते हैं, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता चलता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम किसकी, हमारा किसका यूनिट हो जाएगा, या तो वर्क डन का या तो एनर्जी का। क्या दिया हुआ है ऑप्शंस में, एनर्जी दिया हुआ है, देयरफॉर द आंसर विल बी ए, दैट इज एनर्जी। आई होप दैट इज क्लियर। Next question, a marble block of mass 2 kg is lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 10 seconds. Coefficient of friction की यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। पिछले चैप्टर से यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं खत्म। आज हम लोगों ने कंसेप्ट्स, 3 कंसेप्ट्स को समझा है मेजरली, वर्क को समझा, एनर्जी को समझा, पावर को समझा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने समझा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम लोगों ने समझा। वर्क में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक फोर्स और उसकी वजह से होने वाला कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोगों ने एनर्जी की बात की थी तब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को समझा। पोटेंशियल एनर्जी कम्स by the virtue of its position and orientation। उस चीज की पोजीशन और उस चीज के शेप की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी कम्स ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है, उसके पास सर्टेन वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन मैंने बता दिया था, दिस वाज वेरी क्लियर। एंड वी हैव अंडरस्टूड द वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमें क्या बताती है कि जो भी वर्क हुआ है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन द एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन। ये हमें समझ में आ गया था, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, पावर को हम लोगों ने समझा था, कोई भी चीज कितनी जल्दी किसी भी काम को कर पा रही है, द रेट ऑफ द वर्क डन और द चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम वाज गिवन एज पावर। हम लोगों ने कुछ कमर्शियल यूनिट्स भी देखी थी, कुछ कमर्शियल यूनिट्स को भी समझा था, जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस को कवर किया, ठीक है। ये कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। कंसेप्चुअल बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, नथिंग मोर देन दैट। तो अच्छी तरह से इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए रिविजन करते रहें, अपना ध्यान रखें। वंदे मातरम।